हेलो टू एवरीवन। देखिएगा आज का हमारा टॉपिक है 10+2 फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल। देखिएगा वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बताऊं, नोट्स अपने साथ साथ बनाते रहें और वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे तो बीच से कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो को स्किप ना करें, साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें। देखिएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर मैं किसी सिंगल चार्ज की वजह से अगर आपसे पूछूं तो आप बता सकते हैं, उसमें आपको कोई समस्या नहीं है। दैट इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वेयर। के हमारे पास यहाँ पे आपका कांस्टेंट है, कूलम्स कांस्टेंट बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हैं, क्यू चार्ज है और आर वहाँ पे जो हमारे पास सोर्स चार्ज है, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसकी दूरी है जो हमने टेस्ट चार्ज रखा है या जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। देखिएगा इलेक्ट्रिकल डाइपोल बनाएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल डाइपोल आप बनाएंगे तो ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा। उन दोनों के बीच के सेंटर की कुछ दूरी होगी जिसको कि हम 2a बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी देखिए कहाँ पे निकालनी है, इक्वेटोरियल लाइन पे निकालनी है। तो देखिएगा इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिकल डाइपोल की, जो डाइपोल का सेंटर होगा और उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, यानी कि हम बोल सकते हैं जो इस डाइपोल का बाइसेक्टर है वही इक्वेटोरियल लाइन है। तो वो जो जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वो पॉइंट भी हमारा यहाँ पे है, इस जगह पे। अब इस इलेक्ट्रिकल डाइपोल की वजह से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो जहाँ भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो उसका सिंपल तरीका ये है कि वहाँ पे आप एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए। तो इस पॉइंट के ऊपर मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूँगा। तो वही तरीका है जैसे पहले हमने एक्सियल लाइन पे देखा था। ये हम मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए पॉइंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो सबसे पहले मैं नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लूँगा। तो डेफिनेटली मुझे ये दूरी चाहिएगी। इस पॉइंट को अगर आप पी बोलो तो ये पॉइंट पी है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने रखा है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ध्यान रखिएगा जहाँ भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो वहीं पे हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखेंगे। अब देखिएगा ये जो पॉजिटिव हमारे पास चार्ज है, अब इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आप कब फाइंड आउट कर पाएंगे, तो उसके लिए मुझे इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को भी यहाँ पे मिलाना पड़ेगा ऐसे। अब देखिएगा यहाँ पे हमने क्या रखा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है। अब अज्यूम कीजिएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस टेस्ट चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी। इसी तरीके से आप देखें तो पॉजिटिव चार्ज है ये, और यहाँ पे मान लीजिए मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूँगा जिसकी आप वैल्यू सभी जानते हैं, क्यू नोट के बराबर होगी। तो क्यू नोट नेगेटिव क्यू नोट को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव क्यू नोट को रिपेल करेगा तो मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ऐसे आएगी। तो डाइपोल की वजह से दो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होंगी क्योंकि दो चार्जेज हैं। एक्सियल लाइन में भी हमने देखा था, एक्सियल में भी दो आई थी। इसको मैं जो हमारे पास देखिएगा जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पे आएगी, उसको मैं लिख लेता हूँ E1, और जो पॉजिटिव की वजह से आएगी उसको लिख लेता हूँ मैं E2। लेकिन नेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेट आपको पता है इन दोनों का रिजल्टेंट होगी। तो अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो तो वैसे निकालते हैं। तो ये हमारे पास आपकी फाइनल इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी E हो जाएगी। सबसे पहले E1 निकालेंगे, फिर E2, फिर उसका नेट रिजल्टेंट निकालेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये जो एंगल है, यहाँ पे हमें एंगल भी कंसिडर करना होगा क्योंकि यहाँ पे एक एंगल बना रहा है। ये जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे एक एंगल बनाएगा। एक्सियल में हमने देखा था एंगल एक स्ट्रेट लाइन में था, तो एंगल नहीं था, यहाँ पे एंगल बनेगा तो थीटा, ये भी थीटा होगा हमारे पास। इस चीज़ का अपने ध्यान में रखना है। तो देखिए अब E1 की वैल्यू आप सभी जानते हैं, बता सकते हैं, कोई समस्या नहीं। E1 इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज।
क्योंकि आपको पता है हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं तो साइन को नहीं लेंगे। आप जानते हैं ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। तो देखिएगा उसी तरीके से अगर किसी सिंगल चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो तो आप सभी जानते हैं कि क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर यहाँ पे देखिएगा ये पॉइंट ए है और यहाँ पे ये हमारा टेस्ट चार्ज है, तो ये वाली दूरी ये पॉइंट पी है, तो ए पी का स्क्वेयर हमें फाइंड आउट करना होगा, ए पी का स्क्वेयर। अब देखो मेन मुद्दा है यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट रहेगा, ये वाली जो दूरी है ये कैसे फाइंड आउट करें। तो मुद्दा अब ये रहा ए पी स्क्वायर को कैसे फाइंड आउट करें। देखिए ए पी स्क्वायर को मैं आपको यहाँ से अलग से साइड में थोड़ा सा अलग से फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ। देखिएगा ए पी स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती हुई दिखाई देगी। अगर आप इस पॉइंट को एम मान लें, इस पॉइंट को देखिएगा, इस पॉइंट को अगर आप एन मान लें तो ए एम और पी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ए एम पी में देखिएगा ए एम मेरे पास यहाँ पे बेस है और ये जो एम पी है ये हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये जो ए पी है ये हमारे पास आपका हाइपोटेन्यूज है। तो अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें राइट एंगल ट्रायंगल ए एम पी पे तो आपको पता लगेगा कि ए पी का स्क्वायर बराबर होगा ए एम का स्क्वायर प्लस में एम पी का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर। स्टूडेंट्स वीडियो को स्किप ना करें, स्किप करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप पूरा कंसेप्ट समझना चाहेंगे तो आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा। देखिएगा बीच में ब्लर हो रहा था, अब ठीक हो गया। तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस में पी एम स्क्वायर। तो यहाँ से ए पी स्क्वायर की वैल्यू हम लिख देंगे। देखिएगा ये रहा आपका ए पी स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो जाएगी ए एम का स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ फिगर में देखिएगा ए एम आपके पास क्या है, देखिएगा ए एम हमारे पास ए होगा क्योंकि ए बी ये जो पूरी डिस्टेंस थी 2a के बराबर थी, तो ए एम 2a का हाफ होगा, तो ये वाली दूरी आप डेफिनेटली ए लिख सकते हैं। तो ए एम का स्क्वायर करेंगे इट मीन्स ए का स्क्वायर प्लस देखिएगा पी एम का स्क्वायर करेंगे। अब हम ये रहा पी और ये रहा हमारा एम, तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हम मान लेंगे। चलिए हमने इसकी वैल्यू मान ली कि जो डायपोल का सेंटर है और जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है उसके बीच की दूरी आप x मान लीजिए। तो ए अब एम पी की वैल्यू x होगी तो एम पी का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए पी स्क्वायर की ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे जो फॉर्मूला था यहाँ पे पुट कर देंगे। तो E1 की वैल्यू हो जाएगी के क्यू डिवाइडेड बाई हमारे पास जो ए पी स्क्वायर की वैल्यू आई है यहाँ से ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम। देखिएगा ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। E1 की वैल्यू आ गई, यानी कि नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आ गई। इसी तरीके से इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम लिख देंगे, उसको आप E2 लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम लिख देंगे E2। आप देख सकते हैं, देखिएगा एक बार फिर से, ये माइनस चार्ज था तो इसकी वजह से E1, ये प्लस चार्ज है इसकी वजह से E2। E2 देखिएगा बाहर की तरफ है तो E2 की वैल्यू आपने लिखनी है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको वही फॉर्मूला, वही इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का के क्यू ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। अब डिस्टेंस देखिएगा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर लिख रहे हैं। देखिए पॉइंट पी हमने थोड़ा सा दूर लिखा हुआ है, ये पॉइंट पी ही है। तो फार्मूला वही लगाएंगे के क्यू अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस को लेंगे, वो हमारे पास आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगी बी पी का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बी पी का स्क्वायर। ये फार्मूला कैसे आया था इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, मैंने आपको पहले 3-4 लेक्चर पहले बताया था। अगर आपको इसमें डाउट हो तो वो वाला वीडियो आप देख के अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। देखिएगा अब यहाँ पे हमें जैसे ए पी स्क्वायर निकाला था वैसे ही बी पी स्क्वायर लिख सकते हैं।
देखिए एक बार फिर से यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में आएंगे हम एम पी और बी में। जो राइट एंगल ट्रायंगल एम पी बी है वहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास एम बी बेस है, एम पी मेरे पास हाइपोटेन्यूज है और ये बी पी मेरे पास एक मिनट, ये जो एम पी है, ये जो एम बी है हमारे पास, ये हमारे पास बेस है, एम पी हमारे पास आपका परपेंडिकुलर है और पी बी आपका हाइपोटेन्यूज है। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे फिर से वैल्यू मैं यहाँ पे अलग से निकाल रहा हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू देखिएगा बी और पी का स्क्वायर, ये पॉइंट बी ये पी, तो हाइपोटेन्यूज है बी पी स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये हमारा बेस है एम बी, तो यहाँ पे लिख देंगे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर देखिएगा हमारे पास आपका ये एम पी है तो एम पी का स्क्वायर लिख देंगे। तो देखिएगा बी पी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो वो हमारी हो जाएगी बी पी का जो स्क्वायर होगा एम बी का स्क्वायर। एम बी देखिएगा मैंने आपको पहले ही बताया था एम बी हमारे पास ए हो जाएगा क्योंकि टोटल 2a था तो एम बी हाफ है तो एम बी होगा हमारे पास ए। तो उसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस एम पी देखिएगा एम पी हमारे पास ये रहा वही डाइपोल के सेंटर से और जहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज रखा वो वाली दूरी वो हमारे पास आपका एक्स स्क्वायर। तो बी पी स्क्वायर की वैल्यू भी वही आई जो कि हमारी ए पी स्क्वायर की आई थी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अब के क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी कि दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज सेम आई है, यानी कि E1 और E2 दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम है, ये आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है। देखिए E1 और E2 दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब लेकिन हमें तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी से मतलब है। नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी देखिएगा ये E है। अब E कैसे फाइंड आउट करें, देखिएगा यहाँ पे E1 और E2 दो हमारे पास वेक्टर हैं और देखिएगा दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। तो इस तरीके का रिजल्टेंट आपने फाइंड आउट करना हो तो 11th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा था, एक पैरेललोग्राम ला होता था। तो आप यहाँ पे एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लीजिएगा। इस पैरेललोग्राम को आप कंप्लीट करेंगे तो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम हो जाएगी। ये तो आपके पास पॉइंट P है ही, इस पॉइंट P को हम थोड़ा सा नज़दीक लिख देते हैं, ये पॉइंट P है आपका और ये पॉइंट आप मान लीजिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान सकते हैं आप, जैसे आपने यहाँ पे J मान लिया जे पी और ये हो जाएगा मान लीजिए आपका पॉइंट यहाँ पे, इसको आप एल ए लिख सकते हैं, बीच बीच में ब्लर हो जाता है उसके लिए थोड़ा सा खेद है हमें, जे पी एल और इसको आप लिख सकते हैं एम। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगी क्योंकि ये रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट करना तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन लगाएंगे। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास ये जो रिजल्टेंट है जिसको कि हमने यहाँ पे एम पी स्क्वायर बोला है, ये जो रिजल्टेंट है अगर आपने इसको निकालना हो तो आप जानते हैं कि इन दोनों वेक्टर का सम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन आप जानते हैं वो क्या बोलता था। देखिएगा एक मिनट में उसका फार्मूला लिख देता हूँ। आर की स्क्वायर जो आप वैल्यू बोलते थे रिजल्टेंट जो होता था वो होता था हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा और इस पूरे का अंडर रूट। यहाँ पे a की जगह पे हमारे पास आप देख सकते हैं E1 होगी, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी ये वाली, और B की जगह पे E2 होगी। तो उसी तरीके से आप A और B की जगह पे E1 और E2 ले लेंगे क्योंकि देखिएगा ये वाला वेक्टर हमारे पास E1 है आप देख सकते हैं और ये वाला E2 है। तो जो वेक्टर ला होता था वहाँ पे आप देखते थे दो वेक्टर ए और बी होते थे, यहाँ पे ए और बी की जगह पे E1 और E2 है। तो हम पुट कर देंगे यहाँ पे हमारे पास, और नेट रिजल्टेंट की जगह पे हमारे पास E है क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो ए स्क्वायर मतलब E1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब, तो देखिएगा ए स्क्वायर की जगह पे E1 स्क्वायर, बी की जगह पे बी स्क्वायर की जगह पे E2 स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे आपका E1, बी की जगह पे लिख सकते हैं E2 एंड कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू भी देखिए इंपॉर्टेंट है,
वो हमें फाइंड आउट करनी होगी, कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। अब आप E1 और E2 देखें तो दोनों की, तो अब देखिएगा ज़रा यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल फील्ड, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कोस थीटा। रियलिटी में यहाँ पे कोस थीटा होगा हमारा फार्मूला में, तो रिजल्टेंट लिखते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें एक बार, आप यहाँ पे आइएगा, तो थीटा होता है हमारे पास दो वेक्टर के बीच का एंगल, यानी कि एक वेक्टर हमारे पास ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो थीटा ये बन रहा और थीटा ये, तो टोटल एंगल क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का लेंगे तो ये वाला एंगल हमारे पास होगा, यानी कि इस एंगल को हमने लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2 थीटा। तो ध्यान रखिएगा जहाँ पे हमने कोस थीटा लिखा है उसकी जगह पे हम कोस 2 थीटा लिखेंगे, क्योंकि एंगल यहाँ पे हमारा डबल हो रहा है। खास बात एक और है क्या कि E1 और E2 तो दोनों बराबर ही है, उनकी वैल्यूज भी हमें पता है। अगर मैं यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू किसी तरीके से फाइंड आउट कर लूँ तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी। अब ज़रा देखिएगा कि E1 और E2, ध्यान दीजिएगा, ये E1 की वैल्यू है, ये E2 की वैल्यू, तो दोनों सेम ही है। इसका मतलब ये हुआ कि E1 और E2 दोनों बराबर हैं। तो क्या मैं E1 और E2 दोनों बराबर हैं तो E2 की जगह भी E1 पुट कर लूँगा। इसका मतलब जो फार्मूला होगा मेरे पास, वो फार्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा कि E1 स्क्वायर तो एज इट इज़ है ही, इस E2 की जगह भी मैं E1 पुट कर दूंगा, तो ये भी हो जाएगा फिर से E1 का स्क्वायर प्लस 2 E1 तो यहाँ पे है ही, इस E2 की जगह भी मैं क्या लिख दूंगा, E1 लिख दूंगा इंटू में कोस 2 थीटा और इस पूरे का अंडर रूट। देखिएगा अंडर रूट की जगह पे आप पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, कि अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 ही होगा। तो देखिएगा अब हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा आप सभी यहाँ पे कि ये E1 और E1, तो ये कितना हो जाएगा, 2E1 का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2E1 का स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, E1 की मल्टीप्लाई E1 से करेंगे तो ये भी 2E1 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में कोस 2 थीटा और यहाँ पे पावर 1/2। देखिए कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। तो देखिएगा आगे, फिर आगे और सोल्व करेंगे, फर्दर इसको सोल्व करेंगे। अब तो मैथमेटिकल सॉल्यूशन ही करना है। ये 2E1, ये 2E1 और इसके साथ में कोस 2 थीटा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 मिनट के लिए हम यहाँ पे इसमें से और इसमें से, दोनों में से E1 स्क्वायर को जो है कॉमन ले लेंगे। ध्यान रखिएगा ये वाली जो टर्म है पूरी अंडर रूट के अंदर है, 1/2 के अंदर है, रूट के अंदर है। तो जब आप कॉमन लेते हैं रूट से किसी भी चीज़ को, जब आप कॉमन लेते हैं और अगर उसका स्क्वायर है तो जब बाहर लेके आते हैं तो उसका स्क्वायर खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप अंदर उसी कॉमन से डिवाइड कर रहे होते हैं तो वो डिवाइड स्क्वायर से होता है। ये मैथ्स का रूल है, आप अच्छे से जानते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने यहाँ से E1 को जो है कॉमन ले लिया तो कॉमन E1 स्क्वायर है, लेकिन जैसे रूट के अंदर है तो बाहर आएगा तो केवल हमारे पास E1 बचेगा। अब अंदर देखिएगा, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, तो अंदर हो जाएगा यहाँ पे 2, E1 तो बाहर आ चुका है, लेकिन जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड स्क्वायर से होता है। आप जानते हैं ये रूट के अंदर कॉमन लेने का तरीका होता है। तो जब अंदर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 2, प्लस इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या बचेगा 2, E1 तो बाहर आ चुका है, इंटू में कोस 2 थीटा और इसका पावर 1/2। फर्दर आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक स्टेप में और कि अब आप इसमें से भी 2 को कॉमन ले सकते हैं बाहर। तो जब मैं 2 को कॉमन लूँगा तो अंदर फिर यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा और इस पूरे का ही हमारे पास यहाँ पे रूट आपको दिखाई देगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब आप देखिएगा यहाँ पे, अब आप ये कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला बना है हमारे पास 1 प्लस कोस 2 थीटा। अगर आपको ध्यान हो, ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान हो तो 1 प्लस कोस 2 थीटा, देखिए मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लिख के बता देता हूँ। आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, ये आपका आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा +1 में जब आपने ट्रिग्नोमेट्री की थी। तो 1 प्लस कोस 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ध्यान रखिएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये E1 इंटू, अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास 2 है, इंटू 1 प्लस कोस 2 थीटा को मैंने लिख दिया यहाँ पे
2 कोस स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पे रूट तो पूरे के बाहर में है ही 1/2, ये तो साथ साथ चलता रहेगा। तो इट मीन्स अब आप देखिएगा यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि ये मेरे पास E1 है। अब देखिएगा 2 × 2 तो 4, यानी कि ये बच जाएगा आपके पास 4 कोस स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 कोस स्क्वायर थीटा, और इसका है अंडर रूट, तो 4 का रूट करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा का करेंगे तो केवल थीटा बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, E1 एज इट इज़। 4 का रूट को सोल्व करेंगे तो ये बचेगा आपके पास 2, उसको आगे लिख देता हूँ, और कोस स्क्वायर थीटा का रूट है करेंगे तो वो बचेगा कोस थीटा। तो इसका मतलब हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगा 2 × E1 कोस थीटा। ये देखिएगा हमारे पास एक फार्मूला बना। अब E1 की जो वैल्यू है वो आपको पता है, E1 की वैल्यू देखिएगा हमारे पास ये है, लेकिन वैल्यू हमारे पास अभी कोस थीटा की नहीं है, तो कोस थीटा की वैल्यू और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे साइड में फाइंड आउट कर लेते हैं हम कोस थीटा की वैल्यू। देखिएगा कोस थीटा की वैल्यू आप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इस यहाँ पे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, या तो APM ले लीजिए या फिर आप BMP लीजिए, कौन से ले लीजिए, वहाँ पे वैल्यू हमारे पास ये जो थीटा है यहाँ से कोस थीटा ले लेंगे हम। तो देखिएगा यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं ये वाली कंसिडर कर रहा हूँ AM और P। AMP में आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे कोस थीटा देखें तो कोस थीटा होता है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसकी वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे देखिएगा बेस क्या है, बेस हमारे पास A है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये AP है। तो AP की वैल्यू देखिएगा, AP स्क्वायर की वैल्यू तो निकाली थी हमने, अगर आपको ध्यान हो तो AP स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी A स्क्वायर प्लस में X स्क्वायर, लेकिन केवल हमें AP चाहिएगा यहाँ पे। तो AP की वैल्यू आप यहाँ से कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ रूट कर लेंगे, इसका भी रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर के ऊपर रूट आ जाएगा, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू होगी AP की वैल्यू A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिएगा बेस हमारे पास आपका ये रहा A, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी A डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ये वैल्यू थी हमारी AP स्क्वायर की, लेकिन AP की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे इसकी रूट कर देंगे, रूट का मतलब पावर 1/2 कर देंगे। देखिएगा ये कोस थीटा की वैल्यू भी आ गई, E1 की वैल्यू हमें पहले से पता है, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी स्टूडेंट 2 × E1 की वैल्यू, जो कि हमारे पास है यहाँ पे KQ ओवर A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो ये हो जाएगा KQ ओवर A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ये वैल्यू हुई हमारी आपकी E1 की, इंटू कोस थीटा की वैल्यू अभी भी फाइंड आउट की, वो हमारे पास A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। अब देखिएगा आप इसको थोड़ा सा और आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर ये तो हो जाएगा 2KQ इंटू में A डिवाइडेड बाई, ये देखिएगा यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर हाफ है, देखिए आप लिख सकते हैं पावर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है दोनों के A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, पावर ऐड होंगे तो इसकी पावर 1 है और उसकी पावर हाफ है, तो 1 एंड हाफ मतलब 3/2, ये पावर हो जाएगी। अब देखिएगा अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, अगर आप इसको इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको दिखेगा 2 × Q × A। तो आप जानते हैं कि अगर हमारे पास जो P होता है, जो P इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, तो उसकी वैल्यू आप जानते हैं अच्छे से, Q × में 2A होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये Q रहा और ये 2A रहा, तो Q × में 2A की जगह पे आप लिख देंगे P और ये K आपका एज इट इज रहेगा, यानी कि KP ओवर A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखिएगा ये हमारे पास आपका रिजल्ट आ गया, KP A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन क्या ये हमारा पूरा रिजल्ट है? नहीं, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके अंदर सुधार करेंगे। वो सुधार आप ये कर सकते हैं कि जब डाइपोल आपका स्मॉल हो, यानी कि व्हेन डाइपोल आर वेरी स्मॉल, यानी कि जो चार्जेस हैं उनके बीच की डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाए तो डाइपोल क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, वेरी वेरी स्मॉल हो जाता है। तो उस केस में आप देखिएगा
कि यहाँ पे ये जो 2a है ये काफ़ी कम हो जाएगी, यानी कि a है वो काफ़ी कम हो जाएगा, यानी कि ये जो दोनों चार्जेस है काफ़ी पास पास आ जाएंगे। तो उसके कंपेयर में ये वाली जो x है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि जो डायपोल का सेंटर है और जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वो वाली दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि वो x काफ़ी लार्ज होगा और ये जो a है ये काफ़ी कम होगा। तो मतलब डायपोल स्मॉल है, इसका मतलब x इज़ वेरी वेरी लार्ज एल्स कंपेयर टू a। तो जैसे इससे पहले मैंने आपको एक्सेल में भी बताया था, तो उस केस में आप इस a को नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप a को नेगलेक्ट करेंगे मतलब a की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर, तो केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। इट मीन्स तब हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी वो हो जाएगी KP ओवर ये तो 0 होगा, अब एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कटेगा तो हमारे पास एक्स क्यूब बचेगा। तो देखिएगा ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है KP ओवर एक्स क्यूब। देखिएगा एक्सेल में हमने देखा था 2KP ओवर एक्स क्यूब आया था, K हमारे पास कांस्टेंट है, P हमारे पास डायपोल मोमेंट है जिसकी वैल्यू Q इंटू में 2 ही होती है, X डायपोल के सेंटर से, देखिएगा डायपोल के सेंटर से, और जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी उसकी वैल्यू है। तो हमने देखा कि किस तरीके से अगर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी E फाइंड आउट करनी हो किसी भी डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, तो उसकी वैल्यू ये होगी। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन आपने इसको कंप्लीट देखना है ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में 5 नंबर का ये आता है। तो स्टूडेंट इसको अपने ध्यान से करना है, साथ साथ नोट डाउन करना है। कोई भी अगर चीज़ आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी समस्या तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।